तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष 2022 और 23 के सेशन का है, 2023 का है। तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही जानकारी, बहुत ही आइडिया लगने वाला है किस बार 2023 में सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में है उनका हम उत्तर भी बताएंगे। तो कुल मिला के अगर आपकी परीक्षा सोशोलॉजी और समाज शास्त्र की है तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप परीक्षा में 75 नंबर का अगर मान लीजिए पेपर होगा तो आप 50 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को पहले हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको सोशोलॉजी की परीक्षा देनी है, और उनका जो पेपर है, ध्यान दीजिएगा, पेपर है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। जिन भी छात्रों की परीक्षा सोशोलॉजी की है वो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले ये जो पेपर है, पेपर का नाम सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इंडिया, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेन यही होता, अगर ये आपका पेपर है तभी आपको नीचे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसी वर्ष का है, प्रूफ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं, 2023 का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो है वो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। ये क्वेश्चन जो है पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का है यानी कि रिटन का है, तो ध्यान से समझेंगे। तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में मैं भी आपको और भी ट्रिक बताऊंगा पास होने की, अगर आपका परीक्षा समाजशास्त्र का है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन का उत्तर समझ लीजिए। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन, हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थितियां, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकोनेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। तो इस प्रकार आप लोग सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक में परिवर्तन होते रहते, जैसे कि कभी स्थिति खराब होती है, कभी सही हो जाती, कभी वर्ग में भी परिवर्तन होता है, स्तर में, ठीक है, और बहुत सारे जो अनेकानिकाक जो प्रतिमान होते वो बिगड़ते रहते, बनते रहते। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं समाज में, ठीक है। और जैसे कि जाति, वर्ग, ठीक है, धर्म, ये सारी चीज़ें आगे पीछे हुआ करती हैं, मतलब डिसबैलेंस, ठीक है, मतलब चेंज हुआ करती हैं। तो इसी के बारे में आपको लिखना है, यही होता है सामाजिक परिवर्तन। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा और भी जानकारी दूंगा। पहले वीडियो आप लोग सही से देखिए, तो पूरी बहुत ही हार्ड वर्क करके मैंने आप तक ये वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आप लोग वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्किप करके चले जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरा कहने का मतलब जो मेरी हार्ड वर्क है वो पूरी तरह, जो मेहनत है वो पूरी तरह जायज़ जाए, ठीक है, नाजायज़ ना जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति से क्या आशय है, या फिर सामाजिक प्रगति से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में हम आपको बताएं कि सामाजिक प्रगति का अर्थ होता है एक साथ चलते हुए आपसी एकता को मजबूत बनाना, ये होता है सामाजिक प्रगति का अर्थ, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जब समाज के लोग समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सचेत रूप से प्रयत्न करते हैं तभी सामाजिक प्रगति संभव होती है। सामाजिक प्रगति में सबकी यानी सामूहिक प्रगति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सामाजिक प्रगति की परिभाषा लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों में उत्तर देना है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए अति लघुत्तरीय में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो पहले हम जानेंगे आधुनिकीकरण का अर्थ, ठीक है। तो आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग यानी कि जो बिजनेस होते हैं, ठीक है,
और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें तकनीकी विकास यानी कि जो आप लोग तकनीकी मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि जो मतलब कि लेटेस्ट में जैसे कि कोई मशीन की विकसित हुई, एडवांस लेवल में कोई चीज़ हुई, ठीक है, वही चीज़ की बात हो रही तकनीकी, ठीक, टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी के विकास पर बल दिया जाता है या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये दिन प्रतिदिन एक नई तकनीकी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे आप सभी को मालूम है कि पहले कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, फिर थोड़ा टच आए, फिर स्मार्ट आए, फिर पूरी तरह एलईडी, पूरी आप लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी तीव्र से वृद्धि हो रही। तो इस प्रकार आपको कुछ इसकी परिभाषा लिखनी है आधुनिकीकरण के बारे में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखीय परिवर्तन क्या है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है। जब भी परीक्षा हुई सोशियोलॉजी की तो रेखीय परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन और समाज की परिभाषा और समाज शास्त्र की परिभाषा या फिर अर्थ, ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसका परिभाषा लिखना है रेखीय परिवर्तन का कि रेखीय परिवर्तन व्यक्ति के जागरूक प्रयत्नों से संबंधित है। इतना अवश्य है कि रेखीय परिवर्तन एक विशेष भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, लेकिन भौतिक पर्यावरण स्वयं मनुष्य के चेतन प्रयत्नों से निर्मित होता है। जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। तो कहने का मतलब एक है कि रेखीय परिवर्तन व्यक्ति के जागरूक प्रयत्नों से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति को जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ा ट्राई है, ठीक है, प्रयत्न है, कोशिश है। तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है कि लघु परंपरा का अर्थ बताइए या फिर लघु परंपरा की परिभाषा दीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो सामान्य शब्दों में कहा जाए, लघु परंपरा की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि सामान्य शब्दों में कहा जाए कि धार्मिक जीवन से संबंधित यदि किसी परंपरा का मूल धर्म ग्रंथों से कोई संबंध ना हो, वह परंपरा एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित हो, यानी कि पॉपुलर हो, फेमस हो कोई क्षेत्र में, तथा अधिकांश व्यक्ति उसके वास्तविक अर्थ को ना समझते हों, तब ऐसी परंपरा को हम लघु परंपरा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा देनी है। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो पूरा देखिए तब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए या फिर प्रश्न हो सकता है कि सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, आप लोग समझ लीजिए, मैंने बता दिया कि सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए प्रश्न है। तो सांस्कृतिकरण भारत में देखे जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। इसका मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियों को ऊंचा उठाने, ध्यान से समझिएगा, फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि जो सांस्कृतिकरण है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो समझिएगा कि सांस्कृतिकरण भारत में देखे जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। यानी कि विशेष मतलब कि कहने का मतलब कि एक मेन मुख्य, ठीक है, परिवर्तन है। इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नीचे कास्ट के लोग हैं, नीचे जाति के लोग हैं, वो ऊंचे उठने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने के लिए वे उच्च या प्रभावी जातियों के रीति रिवाज या प्रचलनों को अपनाती हैं या समाज की पासिंग नामक प्रक्रिया की जैसे है। तो इस प्रकार आप लोग सांस्कृतिकरण की परिभाषा लिख दीजिएगा। सांस्कृतिकरण का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के सामाजिक में परिवर्तन, ठीक है, समाज में परिवर्तन, कोई मान लो जाति का दूसरे जात में कन्वर्ट हो रहा है, रीति रिवाज उसके अपना रहा है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम सांस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। और एक इसका अच्छे से उत्तर आपको कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए या फिर परिभाषित कीजिए, तो यहीं पर इसका उत्तर लिखा हो तो आप लोग को समझने में बहुत बेटर होगा। मैं जानता हूँ, वो भी आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा भी। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले दिनों में प्रश्न आएगा जरूर, पक्का है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इसमें आपको लिखना है कि प्रौद्योगिकी यानी सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्त सूचना
यानी कि मान लीजिए आपने कुछ कैलकुलेशन किया उसकी, ठीक है, उसका सूचना संग्रह, ठीक है, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के सूचना को संग्रह होता है, ठीक है, उसका आदान प्रदान किया जाता है और कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है और उसे आवश्यक कंप्यूटर और हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से उनका प्रयोग किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी परिभाषा मिल जाएगी, ठीक है, लिख देना है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वैश्वीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के, ठीक है, विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो ये होता है वैश्वीकरण, जो कि आपको इस प्रकार की परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है आप लोगों के समझते कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को लिखिए। बहुत ही जनरली और कॉमन सा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। तो सामाजिक आंदोलन का अर्थ समझते हैं। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने अथवा सामाजिक परिवर्तन को रोकने की दृष्टि से किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है, सामाजिक आंदोलन, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला सामूहिक प्रयास है। तो आप दो प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसका आंसर समझ गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है। अगला प्रश्न है कि महिला सक्रियता से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रश्न हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा, या फिर इसका उत्तर जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया अति लघु उत्तरीय, और एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, ढूंढ के। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैंने अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन बताए, इन सभी का जो उत्तर है आप अपने क्वेश्चन बैंक में गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर अपने इंटरनेट तो है ही, गूगल पे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके लिखेंगे या फिर बोलेंगे वॉइस में कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को लिखिए या फिर अवधारणा बताइए, तुरंत आप लोगों के सामने उत्तर आ जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने लिखा भी रहेगा, तो उससे आसानी होगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो आपके आ जाएंगे वो लघु उत्तरीय बेस के आएंगे, खंड बा। चलिए जानते हैं लघु उत्तरीय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में जानते हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, सॉरी 7 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 5 प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर लिखिए। गारंटी है या परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा, 100% श्योर है। आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आएगा पक्का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक अभाव बोध से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी इच्छा है आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार 2023 के में जो पेपर हुआ समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का, उसमें प्रश्न आया है। ओके, समझ गए। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप ब्लर देख रहे होंगे, तो आप लोग अपनी जो हाई क्वालिटी है, मतलब कि स्क्रीन की, वो हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा, ठीक है। 3 डॉट पे जाके वहाँ हाई क्वालिटी कर दीजिए जिससे आपको क्लियर दिखे। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप लोग की इच्छा है आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। जो मुझे लगे कि आपकी परीक्षा में 99% चांस है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कृषक आंदोलन से जुड़ा एक प्रश्न बन सकता है, आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति और उद्विकास में क्या अंतर है। हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए कि सामाजिक प्रगति की परिभाषा दीजिए या फिर उद्विकास के बारे में लिखिए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बना है कि अंतर बताइए। तो कुल मिलाकर सामाजिक प्रगति और उद्विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और दोनों को तैयार कर लेंगे तो आप अंतर तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, 100% चांस है आने के। अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ लिखिए। यह भी प्रश्न हाई लेवल का है आपके एग्जाम के लिए, तो 100% आप इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा। सामाजिक परिवर्तन एवं समाजशास्त्रीय अर्थ, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रसारवाद का, ठीक है, प्रसादवाद पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझते हैं बहुत ही हाई लेवल का है कि सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के जो मार्क्सवादी जो समाजशास्त्री हैं, जो विद्वान है मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी एक विद्वान है, आप समाजशास्त्री हैं, इनके सिद्धांत आपको लिखना है। सामाजिक परिवर्तन में इनके क्या क्या सिद्धांत है वो आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिनको आप लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन मतलब कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन समझते हैं आपकी परीक्षा में कौन से सबसे ज़्यादा आने के चांस है और आपको कौन से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो लघु दीर्घ उत्तरीय में होता ये है कि आपको दो मतलब कि दिए जाएंगे 4 प्रश्न, लेकिन 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। 2 अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 नंबर टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिए जाते हैं एक ही पेपर में, तो वहाँ पर छात्रों के लिए प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन जो टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं वही समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए अभी आपका कहाँ पूछा गया था, अभी यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, वहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर भी पूछा गया तो यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। अगर इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो आप कुल मिला के एक ही क्वेश्चन से आपके 12 नंबर पक्के होते हैं। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, हाई लेवल का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्रमिक आंदोलन के आधारभूत का कारण क्या, ठीक है, सॉरी, भारत में श्रमिक आंदोलन के आधारभूत कारण क्या रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कृषक या फिर मान लीजिए श्रमिक सिमिलर हैं, तो इनके आंदोलन के आधारभूत मुख्य कारण क्या थे वो आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझते हैं कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। महिला आंदोलन से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में चांस है पूरे के पूरे आने के, क्योंकि अभी आपने ऊपर भी प्रश्न पढ़ा था, वहाँ पर भी प्रश्न ये पूछा गया था, सिमिलर था, महिला से ही जुड़ा था। एक प्रश्न ये भी आ गया महिला आंदोलन से जुड़ा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, क्या पता परीक्षा में आ जाए तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भारत में दलित जो आंदोलन है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो 4 प्रश्न है, चारों महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, चारों का उत्तर आप पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न भी आपकी परीक्षा में फंस गया तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था आप लोगों के समस्त मैंने रखा और आपको बताया इनमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, कौन से आपको पढ़ के जाना, कौन से नहीं पढ़ के जाना है। सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो आप लोग क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिएगा या फिर गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। और आप में से बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर सोशोलॉजी की परीक्षा होने वाली है, और उनका जो पेपर का नाम क्या है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। अगर आपका पेपर इसका है सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी तो मेन सब्जेक्ट हो गया और जो पेपर है ये है, ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इंडिया, अगर इसका है तो यही जो मैंने आपको प्रश्न बताया, अगर आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे तो 75 नंबर का मान लीजिए आपका पेपर हुआ, क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का हुआ, तो आप 45 से 50 नंबर कंफर्म कर पाएंगे 100%। ठीक है, तो आई होप आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी तैयार करेंगे। और आपको अगर इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।